सो हम रिज्यूम करते हैं अपने लेक्चर को जहाँ से हमने छोड़ा था। सो हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में हमने देखे थे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के जो है डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती है। उसकी कॉस्ट है, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है, अप्रेजल कॉस्ट है और कॉस्ट एसोसिएटेड विद फेलियर्स या अनॉमलीज है। सो इनकी जो फॉर्मली ये कॉस्ट किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है वो यहाँ पे हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। प्रिवेंशन कॉस्ट आप जो प्रिवेंट करने के लिए कॉस्ट लगाते हैं किसी टेक्नोलॉजी पे या लोगों की ट्रेनिंग पे, वो प्रिवेंशन कॉस्ट है। अप्रेजल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आप टेस्टिंग के लिए लगाते हैं, ठीक है, टू डिटेक्ट एरर। और फिर कॉस्ट ऑफ एसोसिएटेड विद फेलियर्स और अनॉमलीज जो है वो उनको उन अनॉमलीज या एरर्स की वजह से जो कॉस्ट आपको पड़ सकती है वो हो सकती है। सो द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ये बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह से नहीं कैलकुलेट की जाती। इसमें बहुत सारी एम्बिग्युइटी पाई जाती है क्योंकि लोग जो हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिटी, ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं बेसिकली। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी तो ये है कि जो आप क्वालिटी एश्योरेंस की पे जो कॉस्ट कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में हो, टेस्टिंग की फॉर्म में हो, तो वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी उसमें जब आपके पास एरर आ जाते हैं तो उसके बाद जो आपके में जो कॉस्ट आती है आपकी, इन केस आपके जो प्रोडक्ट है वो नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो आपने क्वालिटी एश्योरेंस पहले नहीं फॉलो की, तो उस केस में बाद में चाहे लीगल इम्प्लीकेशंस हों या बाद में ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना पड़े, व्हाटएवर, और मार्केट में आपकी रिप्यूट डैमेज हो, तो उस सब पे जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी है। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिटी, क्वालिटी को ऑब्टेन करने के लिए जो कॉस्ट है वो अलग से है। सो ये 3 डिफरेंट चीज़ें लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज़ कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक चीज़ को फोकस कर रही होती है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को कर रही होती हैं और कैलकुलेट। लेकिन आप अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं कि आप कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी कैलकुलेट कर लें या कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिटी और कैलकुलेट कर लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस इज। So in fact, there is a non-issue regardless of what it is called. It is important to clearly identify the different costs taken into account in our calculation. तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसको आप किस नाम से पुकारते हैं, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप इस तमाम किस्म की जो कॉस्ट है उसको मद्देनज़र रखें और उसको अपने जहन में रखें जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। So we can see how other companies have dealt with it. So for example, in the most commonly used model at this time, cost of quality take into account the following 5 perspective. ये 5 perspective जो हैं जो क्वालिटी की कॉस्ट में जो वो शामिल किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंट करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है यानी ट्रेनिंग और उस पे, और फिर प्रिवेंशन कॉस्ट सॉरी अप्रेजल कॉस्ट है जो टेस्टिंग पे आ रही है। फेलियर कॉस्ट में आपके पास इंटरनल डेवलपमेंट, इंटरनल फेलियर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल जो कि क्लाइंट की साइड पे जाके होते हैं, तो ये दोनों जो फेलियर कॉस्ट इसमें शामिल हैं। फिर कॉस्ट एसोसिएटेड विद वारंटी क्लेम्स एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन काज्ड बाय नॉन क्वालिटी, नॉन क्वालिटी की वजह से जो रेपुटेशन या वारंटी क्लेम्स होते हैं कंपनी को, उसकी जो कॉस्ट आती है। तो ये 5 बेसिकली फैक्टर्स हैं या डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट है जो कि आपको कंसिडर करनी पड़ती है जब आप किसी सॉफ्टवेयर की जो है उसकी क्वालिटी की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो। सो द ओनली डिफरेंस विद दिस मॉडल इज क्लियरली आइडेंटिफाइंग द activities associated with each perspective and then tracking the actual cost of the company. So हर जो कॉस्ट है, चाहे प्रिवेंशन कॉस्ट है, अप्रेजल कॉस्ट है, या उनकी एक्टिविटीज़ को या जो है आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी कंपनी की। सो इसमें यहाँ पे देखिए ये एक बात कही गई है कि आपको ये जो कॉस्ट कैलकुलेशन है इसको अंडर इस प्रोसेस की कम्प्लेक्सिटी को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो कैलकुलेशन इसकी नॉर्मली किस तरह होती है, ये सारी कॉस्ट को आप प्लस करते हैं तो आपके पास क्वालिटी की कॉस्ट आती है।
अब ये सब कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं? प्रिवेंशन कॉस्ट जो होती है, ये वो द कॉस्ट इंक्योर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एरर्स, ठीक है। डिफरेंट जो डेवलपमेंट या मेंटेनेंस के प्रोसेस हैं उनमें जो उनको उनमें एरर्स प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, एरर प्रोड्यूस ना हो उसके लिए जो कॉस्ट आती है ऑर्गेनाइजेशन को, वो प्रिवेंशन कॉस्ट होती है। एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को ट्रेन करने की, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस टू इंश्योर अ स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए, एंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो कॉस्ट है, ये सारी प्रिवेंशन कॉस्ट में शामिल होती हैं। उसके बाद अप्रेजल कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ वेरीफाइंग और evaluating अ प्रोडक्ट और सर्विसेज ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेप्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो बेसिकली टेस्टिंग की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसके लिए जो भी आपके पास कॉस्ट आती है, दैट इज अप्रेजल कॉस्ट। मॉनिटरिंग सिस्टम कॉस्ट, ठीक है, देयर मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट कॉस्ट। सिस्टम को मॉनिटर करने की भी जो कॉस्ट आती है वो भी अप्रेजल कॉस्ट में शामिल होती है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, इंटरनल फेलियर्स में द कॉस्ट ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम एनोमलीज बिफोर द प्रोडक्ट और सर्विस हैज बीन डिलीवर्ड टू क्लाइंट को डिलीवर होने से पहले जो कॉस्ट है आ रही एनोमलीज रिमूव करने के लिए, वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। सो इसमें आपके पास इम्प्लीकेशन क्या है? लॉस ऑफ अर्निंग्स ड्यू टू लॉस ऑफ अर्निंग्स ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। अगर आप किसी के पास किसी प्रोसेस से या रूल्स एंड रेगुलेशन से आपने कंप्लायंस करना है और आप उससे कंप्लायंस नहीं करते हो, आपका जो है इंटरनली आपके पास सॉफ्टवेयर है, अभी प्रोडक्ट है, और उसकी वजह से वो जो है वो बार बार चेंजिंग में जा रहा है, या उसमें एडिशनल आपको रिसोर्सेज क्या कहते हैं हायर करने पड़ रहे हैं, ठीक है, या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उसमें जो आपको परचेज करनी पड़ी, तो ये सब कुछ जो है वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट में शामिल होगा, क्योंकि इंटरनली सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के लिए उसको जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्वालिटी उसकी अचीव करने के लिए आप ये जो है वो सब एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है जो ये वो कॉस्ट है जो कि कंपनी को आती है उस वक्त जब वो क्लाइंट की साइट पे जाता है, क्लाइंट की और नॉर्मली कॉस्ट ऑफ लेट डिलीवरीज इसमें शामिल होती है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग डिस्प्यूट्स विद द क्लाइंट्स, ठीक है, मैनेजिंग डिस्प्यूट्स विद द क्लाइंट, और उसके बाद लॉजिस्टिकल कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग द रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द क्लाइंट। सो ये सब कॉस्ट जो हैं वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आती हैं कि आपने पहने के वक्त ये सब चीज़ें शायद शामिल नहीं की, कि कॉस्ट ऑफ लेट डिलीवर हुआ, या कोई क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट आया, उसको उसको मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है, मतलब समटाइम यू हैव टू हायर सम लीगल एक्सपर्ट्स। उसके अलावा आपको लॉजिस्टिकली कॉस्ट है, मतलब ये कि आपको प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ा है, उसकी लॉजिस्टिक के लिए जो कॉस्ट आ रही है, डिलीवरी के लिए आप कह सकते हैं जो कॉस्ट आ रही है वो इसमें शामिल हो सकती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, अगर इन सारे प्रोसेस में भी कई जो है एरर आ जाए या खलल आ जाए। फिर वारंटी क्लेम्स एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन कॉस्ट, ये बहुत सभी किस्म की कॉस्ट हो सकती हैं, ठीक है। आपके पास क्योंकि नॉर्मली कंपनीज जो हैं कि अपनी प्रोडक्ट की खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की और उनमें जो मेरिट सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी जो वारंटी दे रहे होते हैं, और वो अगर वो किसी वजह से फेलियर हो जाता है तो आपको वारंटी जो है वो बार बार क्लेम होती है। इसके मतलब आपको कस्टमर को वही प्रोडक्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फिक्स करके देनी पड़ती है, या न्यू रिप्लेस करनी पड़ती है। सो उसकी वजह से जो आपकी वारंटी एग्जीक्यूशन की वजह से जो कॉस्ट आ रही है, और डैमेज जो कॉर्पोरेट इमेज को पहुंचता है, ठीक है, और इसके अलावा जो आपके क्लाइंट्स लूज होते हैं क्योंकि ड्यू टू नॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट्स, सो ये सब कॉस्ट उसमें शामिल होती है, क्योंकि आप व्हेन यू लूज बिजनेस मतलब क्लाइंट्स, और आपका जो कॉर्पोरेट इमेज है वो ख़राब होता है, तो उससे जो है इट इज़ मच बिगर कॉस्ट देन एनी अदर कॉस्ट। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जितनी कॉस्ट हमने डिस्कस की हैं उसमें से जो नॉन क्वालिटी जो कॉस्ट हैं वो बहुत सवेयर हैं और बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटी कॉस्ट के।
So in addition to the cost listed above, an organization may suffer other uh, repercussion following the development of a defective software, such as lawsuits, penalties imposed by the court, or a deterioration of the market value of the share, and the withdrawal of financial partners or departure of the key employee. सो इन तमाम कॉस्ट जो ऊपर आई हैं उसकी वजह से बहुत सारी इजाफी जो आपके पास उसके इफेक्ट्स आते हैं वो ये होते हैं कि आप जो आपको लॉ सूट्स का सामना करना पड़ सकता है, आपको पेनल्टीज हो सकती हैं जो कि कोर्ट की तरफ से इम्पोज की जाती हैं। इसके अलावा आपकी मार्केट वैल्यू जो शेयर की है वो कम होती है, और आपके जो फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं वो आपका साथ छोड़ सकते हैं, और जो आपके जो की एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आपकी कंपनी से जा सकते हैं। तो दिस इज़ यू कैन से लॉस ऑन मच बिगर स्केल, अगर आप कोई नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो लेके जाते हैं मार्केट में और वो बाद में फेलियर या नुकसान का सबब बनती है। सो क्रेजनर ने 98 में एक पब्लिश किया था टेबल जो कि एक्टिविटीज़ और कॉस्ट ऑफ थ्री क्वालिटी पर्सपेक्टिव्स को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो आगे हम देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मॉडल स्टार्टेड अपीयरिंग इन 1950s। ठीक है, बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ फीजनबम और कुलीग, और इसने इन्होंने 1950s में जो क्वालिटी के जो मॉडल हैं उनकी कॉस्ट जो कैलकुलेट करना शुरू की थी, और दे प्रपोज अ मेथड फॉर क्लासिफाइंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्ट। सो क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड जो कॉस्ट होती हैं उनको क्लासीफाई इन्होंने किया था। दे प्रपोज एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू किया था, प्रेजेंट और एम्पिरिकली स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ ईच पर्सपेक्टिव ऑन टोटल कॉस्ट, और सबका जो पर्सपेक्टिव है, सबका जो इम्प्लीकेशंस हैं वो स्टडी किया था रिलेशन ऑन टोटल कॉस्ट। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट जो क्वालिटी एश्योरेंस जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो कॉस्ट है उनको क्लासीफाई किया, और उन्होंने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली इसका पेश किया था, जिसके तहत उन्होंने ये स्टडी रिलेशनशिप स्टडी किया कि इसका टोटल कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे बेसिकली कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी कॉस्ट प्रिवेंशन कॉस्ट होती हैं, जिसमें सब कैटेगरीज हैं। क्वालिटी बेसिस डेफिनेशन, जैसे कि डेफिनेशन इसकी ये है कि एफर्ट टू डिफाइन क्वालिटी एंड टू सेट क्वालिटी गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड थ्रेशोल्ड्स एंड क्वालिटी ट्रेड ऑफ्स एनालिसिस। सो प्रिवेंशन कॉस्ट में बेसिकली क्वालिटी बेसिस डेफिनेशन आपकी क्या आपने सेट की है, क्वालिटी के लेवल क्या सेट किया है, आपने गोल्स क्या सेट किए हैं, स्टैंडर्ड्स क्या सेट किए हैं, और यहाँ पे आप ये समझते हैं कि जो प्रोडक्ट इज अ क्वालिटी, यानी कि आपकी थ्रेशोल्ड क्या आपने सेट किया है, प्लस आपने कोई अगर ट्रेड ऑफ्स किए हैं क्वालिटी के बंदे में तो वो क्या है। सो डेफिनेशन ऑफ रिलीज, criteria for acceptance, testing and related quality standards. सो बेसिकली पहली तो प्रिवेंशन कॉस्ट में जो चीज़ है वो ये है कि क्वालिटी की बेसिस जो है उसकी आपने उसको डिफाइन कैसे किया है। सो क्वालिटी की बेसिस डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी बहुत सारी कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो सॉफ्टवेयर की रिलीज़ है या उसकी एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया है या टेस्टिंग है या जो स्टैंडर्ड आप क्वालिटी का फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक ये डिफाइन होगा कि आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कितनी है। और आपकी सो बेसिकली आपने आपके गोल स्टैंडर्ड और थ्रेशोल्ड्स ये डिफाइन होना और आपके ट्रेड ऑफ डिफाइन होना ये ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन कॉस्ट में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है। सो ये प्रिवेंशन कॉस्ट इज अ कैटेगरी और उसकी आगे सब कैटेगरीज हैं उसके। सो उसके अलावा प्रिवेंशन कॉस्ट में है प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस ओरिएंटेड इंटरवेंशंस, जैसे कि एफर्ट टू प्रिवेंट पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी और इम्प्रूव प्रोसेस क्वालिटी। आप किसी प्रोडक्ट की या उसके से रिलेटेड किसी प्रोसेस की क्वालिटी को प्रिवेंट करने के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप उसकी पुअर क्वालिटी को जो है वो
इम्प्रूव करना चाहते हैं और ये एफर्ट कर रहे हैं कि वो उसकी प्रोडक्ट अच्छी हो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक प्रोसेस और दूसरा प्रोडक्ट। तो इसमें प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है, आप अपडेट करते हैं अपने प्रोसीजर्स को और वर्क इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। उसके बाद आप मैट्रिक कलेक्शन करते हैं और एनालिसिस करते हैं और इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिट्स करते हैं और ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन करते हैं एम्प्लॉयज़ की। तो ये तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर आता है। तो आप बेसिकली ये क्यों कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट की और प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप मैट्रिक कलेक्शन, जो कि मैट्रिक कलेक्शन और एनालिसिस से मतलब ये है कि आपको सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है या उसके प्रोसेस की जो क्वालिटी है, उसको किस तरह से मैयर कर रहे हैं, ठीक है। और उसको मैयर करके आप उसको कलेक्ट कैसे कर रहे हैं उस डाटा को, और फिर उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने उसको प्रोसेस को इस तरह से बनाना है कि योर प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ रोबस्ट, और डिफरेंट कंडीशंस को और अनसीन कंडीशंस को भी टेक ओवर करने के लिए, टेक अप करने के लिए वो तैयार हो। सो या क्वेश्चन और ना। सो उसके बाद अप्रेजल और वैल्यूएशन कॉस्ट है। अप्रेजल और वैल्यूएशन कॉस्ट बेसिकली इसमें एक सब कैटेगरी है, वो है डिस्कवरी ऑफ द कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट इंश्योरिंग द अचीवमेंट ऑफ द क्वालिटी। बेसिकली इस अप्रेजल या वैल्यूएशन कॉस्ट, इसमें हम टेस्टिंग आ जाती है, ठीक है। इसमें आपकी जो डेफिनेशन क्या है, डिस्कवरी ऑफ द लेवल ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस क्वालिटी कंट्रोल गेटिंग। सो बेसिकली आप कंफॉर्मेंस नहीं होती है आपकी क्वालिटी के जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उससे। तो इसमें आपके पास टिपिकल कॉस्ट किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं। आप टेस्ट कर सकते हैं, वॉक थ्रू इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डेस्ट चेक कर सकते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी से, प्रपोजल रिव्यू कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट क्वालिटी ऑडिट्स हो सकते हैं, गो और नो गो डिसीजंस, जिसकी बेस पे भी करते हैं कि आप रिलीज़ करेंगे या नहीं करेंगे। और क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ सब कंडक्टर, ठीक है। ये सब कॉन्ट्रैक्टर, सॉरी, ये सब चीज़ें आपकी इसमें ये आपकी कॉस्ट जो है वो इसमें आपको वो मलहूज़ ख़ातर रखनी चाहिए, आपको कंसिडर करनी चाहिए कि ये सब जो प्रोसेसेस जो हम कर रहे हैं टेस्टिंग से रिलेटेड, उन सब की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए। सो कॉस्ट ऑफ एनॉमलीज और नॉन कन्फॉर्मेंस, इसमें आपके पास इंटरनल एनॉमलीज हो सकती हैं और एक्सटर्नल एनॉमलीज हो सकती हैं, ठीक है। इंटरनल एनॉमलीज में प्रॉब्लम डिटेक्टेड बिफोर डिलीवरी और फिर प्रॉब्लम डिटेक्टेड आफ्टर डिलीवरी, दैट इज़ एक्सटर्नल। और रीवर्क, रीवर्क से मतलब आप रीकोड करते हैं, रीटेस्ट करते हैं, री रिव्यू करते हैं और री डॉक्यूमेंट करते हैं, तमाम काम आप दोबारा करते हैं। तो दिस इज़ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस इंटरनल एनॉमली। उसके अलावा एक्सटर्नल एनॉमली से रिलेटेड कौन सी कॉस्ट जो है वो होती है, वो होती है वारंटी सपोर्ट, क्योंकि आप क्लाइंट के एंड पे आ रही है, तो आपको वारंटी सपोर्ट आपके पास हो और कंप्लेंट्स को रेजोल्यूशन करने का कोई तरीका हो उससे रिलेटेड आपके पास है हो। उसके बाद रीइंबर्समेंट डैमेज है, पे टू कस्टमर, डोमिनो इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अदर प्रोजेक्ट्स आर डिलेड, इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। जब उस एक जो प्रोजेक्ट की डिले की वजह से ये कस्टमर नॉन सेटिस्फेक्शन की वजह से आपकी एक प्रोजेक्ट डिले हो जाए, तो दूसरे प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएंगे। रिडक्शन ऑफ सेल्स, सेल्स आपकी कम हो जाएंगी क्योंकि आपकी रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी, और डैमेज टू रेपुटेशन ऑफ एंटरप्राइज एंड इंक्रीज मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग पे ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। So these are all of these costs are associated with these kind of anomalies, ठीक है, cost of anomalies से। So these were the different types of categories of software quality, और उनकी सब कैटेगरीज हमने डिस्कस की यहाँ पे। मेजर तीन चीज़ें हैं इसमें, वैल्यूएशन या अप्रेजल और प्रिवेंशन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ एनॉमलीज। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वो बिल्कुल सेपरेट है। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन सब से अलग होती है। अगर आपके में ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के अलावा जो कॉस्ट आ सकती है आपको उसकी है, और वो किस किस चीज़ पे आ सकती है, ये सारे प्रोसेसेस यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, दिए गए हैं। सो यहाँ तक मेरे ख्याल में रखते हैं, और यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क।